नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल। इससे पहले की वीडियो में हमने उच्च और नीच राशि के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। आज हम उसी का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम उसको आगे थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। उससे शुरू करने से पहले ये आप टेबल देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये पिछली वीडियो की समरी टेबल है, तो आप इसको पॉज करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ये टेबल अच्छे से समझा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आ जाता है सूर्य। सूर्य की हम उच्च और नीच राशि देखते हैं। देखिए, सूर्य उच्च राशि का होता है एरीज यानी मेष में, और नीच राशि का होता है लिब्रा यानी तुला में। मैंने उच्च ग्रह को हरे रंग से दिखाया है, ग्रीन रंग से दिखाया है, वहीं नीच स्थिति को मैंने लाल रंग से दिखाया है। तो सूर्य उच्च का होता है पहली में, इसलिए मैंने इसको हरे रंग से दिखाया, और नीच का होता है सातवीं राशि में, इसलिए मैंने इसे लाल रंग से दिखाया। तो उच्च का सूर्य जब होगा तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहला होगा, वो बहुत लीडरशिप वाला व्यक्ति होगा, उसके अंदर प्राण ऊर्जा भरी होगी, रॉयल होगा, एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा, और बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा से भरा हुआ होगा। अगला, नीच का सूर्य जो कि लिब्रा में होता है यानी तुला में होता है, तो उसमें ईगो की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होगा, फादर से अनबन रहेगी, फादर का इन्फ्लुएंस वीक रहेगा उसकी लाइफ में। हो सकता है फादर हो ही ना, या फिर जल्दी चले जाएं, या फिर फादर के साथ अनबन रहे, या फादर को किसी न किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़े। साथ ही साथ उसको आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगी, मतलब अपने वजूद के लिए जीवन भर लड़ता रहेगा अगर सूर्य नीच राशि में होगा। जो भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस और लीडर्स होते हैं, उनका सूर्य आपको ज़्यादातर उच्च का मिलेगा मेष राशि में। ये डिग्रीज भी देख लीजिए, ये मैं इससे पहली वाली लेक्चर में भी अब डिस्कस कर चुका हूँ कि 10 डिग्री पे उच्च का होता है एरीज में, और वहीं 10 डिग्री का नीच का होता है तुला में। अगला आ गया चंद्रमा। तो चंद्र उच्च का कौन सी राशि में होता है? देखिए, मैंने हरे से दिखाया है, दूसरी राशि में, यानी टॉरस, वृषभ। और नीच का कौन सी राशि में होता है? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो जब उच्च का होगा, क्योंकि चंद्रमा इमोशन का कारक है, तो वो इमोशनली बैलेंस्ड होगा, उसका मन स्थिर होगा, डिसीजन लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं दूसरा घर क्योंकि वेल्थ को दिखलाता है यानी धन को दिखलाता है, तो वो व्यक्ति धनी होगा, और साथ साथ फर्टिलिटी को दिखाता है, मतलब सेक्सुअली एक्टिव होगा, और बच्चा पैदा करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर मून नीच का हुआ यानी वृश्चिक राशि में, तो उसको इमोशंस की दिक्कत आ जाएगी, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन आदि की समस्या, डर लगेगा उसको बात बात पे, चिंता बनी रहेगी, इमोशनल टर्ब्यूलेंस रहेगा, माइंड स्विंग्स रहेंगे। वहीं उसे पैसों से लेके भी दिक्कत आएगी, कुछ लंबी बीमारियां बनी रहेंगी, क्योंकि वो 8वें राशि है, और क्योंकि कालपुरुष में 8वीं राशि 8वां घर होती है, तो लंबी बीमारी का कारक भी बनेगा। और साथ साथ पैसे की किल्लत रहेगी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। हो सकता है उसके मदर से भी रिलेशनशिप थोड़े खराब रहें, मदर की तबीयत खराब रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको लगी रहेंगी। एग्जाम्पल, आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, इमोशनली स्टेबल जो लोग होते हैं, जिन लोगों का इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है, उनका मून अक्सर उच्च राशि में देखा गया है। देखिए, डिग्री देख लीजिए एक बार, 3 डिग्री होती है दोनों में ही। जब वो उच्च का होगा तो वो वृषभ राशि में 3 डिग्री का होगा, और जब वो नीच का होगा तो वो वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे नीच का होगा। अगला आ गया मार्स यानी मंगल। तो मार्स उच्च का कौन सी डिग्री राशि में होगा? कैप्रिकॉर्न में, 10 नंबर की राशि में उच्च का होगा, यानी मकर राशि में उच्च का होगा। और नीच का कौन सी राशि में होगा? कैंसर यानी कर्क राशि में। तो जब वो उच्च का होगा, क्योंकि मार्स
एनर्जी का कारक है, शौर्य का कारक है, करेज का कारक है, तो वो एक करेजियस आदमी होगा, हिम्मत वाला आदमी होगा, डरेगा नहीं किसी चीज़ से। डिसिप्लिन्ड वॉरियर टाइप की पर्सनैलिटी होगी, मतलब जो चाहेगा वो पा लेगा, गो गेटर टाइप का आदमी होगा। वहीं अगर मंगल नीच का हुआ तो वही उसकी ऊर्जा नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, गुस्सा करेगा, उसका गुस्सा मिस डायरेक्टेड एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, और उसको खून इत्यादि की भी बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि मंगल ब्लड का भी कारक होता है। चोट, एक्सीडेंट्स उसको होते रहेंगे, चोट लगती रहेगी, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे उसके। जो सोल्जर्स यानी जो हमारे जवान होते हैं और जो हमारे एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनका मार्स अक्सर उच्च का देखा गया है। तो इसका उच्च का साइन होता है कैप्रिकॉर्न, उसमें 28 डिग्री पे ये उच्च का होता है। वहीं नीच का ये कैंसर में होता है 28 डिग्री पे, तो ये 28 डिग्री दोनों में होती है। अगला आ गया आपका मरकरी यानी बुध। तो बुध उच्च का किस में होता है? वर्गो यानी कन्या राशि में, और नीच का किस में होता है? मीन यानी पाइसेस में। तो जब मरकरी उच्च का होगा, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का और बुद्धि का कारक है, तो वो बहुत अच्छा एनालाइज करेगा चीज़ों को, बिजनेस माइंडेड होगा, शार्प इंटेलिजेंस, बुद्धि का धनी व्यक्ति ऐसा होता है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला अच्छी होगी, मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है, अपनी बोली से लोगों को लुभा लेता है। वहीं अगर बुध नीच का हुआ यानी मीन राशि में हुआ, तो वो डे ड्रीमिंग करेगा, सपने देखता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, पड़ा रहेगा एक जगह पे, ख्याली पुलाव बनाएगा, ख्याली महल बनाएगा, ख्याली किले बनाएगा, कन्फ्यूजन में रहेगा, क्योंकि उसका एनालिटिकल माइंड काम नहीं करेगा उस समय जब वो नीच में होगा मरकरी उसका। साथ ही साथ उसको स्पीच के इश्यूज आएंगे, बोलने की समस्या आएगी, स्टैमर कर जाएगा, या फिर बहुत ही हार्श बोलेगा, अपनी बात को समझा नहीं पाएगा। इस स्थिति में बुध नीच का होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि बुध इंटेलिजेंस का कारक है और कम्युनिकेशन का कारक है, तो हम देखते हैं कि ग्रेट राइटर्स जो होंगे, ऑथर्स होंगे, या एंकर्स होंगे, न्यूज़ रिपोर्टर्स होंगे, उनका मरकरी उच्च का होता है। तो उच्च का ये 15 डिग्री में होता है वर्गों में यानी कन्या में, और वहीं 15 डिग्री का नीच में होता है पाइसेस में यानी मीन राशि में। अगला हम देख लेते हैं जुपिटर यानी गुरु। तो गुरु उच्च का किस में होगा? ये गुरु मंगल का उल्टा होता है। जहां मंगल उच्च का होगा वहां ये नीच का होगा, और जहां मंगल नीच का होगा वहां ये उच्च का होगा। तो ये उच्च का किस में होगा? कर्क राशि में, और नीच का किस में होगा? मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में। तो जब गुरु उच्च का होगा तो अपने कारकत्व दिखाएगा, जो कि है विजडम, ज्ञान, उनका मतलब एक कह सकते हैं बड़प्पन, मैच्योरिटी, एक धार्मिक टीचर का रोल निभाएगा। वहीं अगर गुरु नीच का हुआ तो वो ओवरली मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा, मतलब पैसों के पीछे भागेगा, चीज़ों के पीछे भागेगा, गाड़ी बंगले के पीछे, मतलब ज्ञान का रास्ता छोड़ देगा और दिखावे की ओर यानी समाज की तरफ भागेगा। समाज को खुश करना चाहेगा वो कि मैं बड़ी गाड़ी ले लूँ, बड़ा घर बना लूँ, पैसे कमा लूँ, तभी मेरी इज्जत होगी। वहीं जब गुरु उच्च का होता है तो वो ज्ञान की इंपॉर्टेंस को समझता है, वो ज्ञान को इकट्ठा करता है, उसे पता है कि इज्जत जो होगी वो ज्ञान से होगी मेरी। वहीं अगर नीच का हुआ तो ज्ञान तो खोएगा ही, साथ साथ मॉरल कंपस भी खो देगा, मतलब गलत कामों में लिप्त हो जाएगा, पाने के लिए कुछ उल्टे सीधी हरकतें करेगा, इलीगल काम में लिप्त हो जाएगा पैसे कमाने के लिए। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, संत होते हैं, उनका गुरु उच्च का होता है। ये उच्च का होता है कैंसर में यानी कर्क में 5 डिग्री का, और वहीं नीच का होता है मकर में 5 डिग्री का।
तो डिग्रीज याद रखिए। अगला आ जाता है वीनस यानी शुक्र। तो शुक्र उच्च का किस में होता है? पाइसेस यानी मीन में, और नीच का होता है वर्गो यानी कन्या में। तो जब उच्च का होता है तो वीनस अपना कारकत्व दिखाएगा, यानी लव, डिवोशन, क्रिएटिविटी, है ना, प्यार, प्यार मोहब्बत से रहेगा ऐसा व्यक्ति, सरेंडर करेगा भगवान के प्रति, किसी ऊंची पावर की प्रति, क्रिएटिव होगा और धार्मिक रुझान रखने वाला होगा। वहीं अगर ये नीच का हो गया शुक्र तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, सवाल जवाब बहुत करेगा, किसी चीज़ को मानेगा नहीं। और क्योंकि शुक्र रिलेशन का भी कारक होता है तो रिलेशनशिप में भी इसको स्ट्रगल्स होंगे, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने वाइफ के साथ, जब अगर पुरुष होता है तो ये दिक्कतें इसको बनी रहेंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, उनका वीनस जो होता है वो उच्च साइन में होता है, यानी मीन में होता है। तो उच्च साइन का ये कितने डिग्रीज पे होता है? 27 डिग्री पे, पाइसेस में, मीन में। और वहीं नीच का भी ये 27 डिग्री में होता है कन्या राशि में। अगला देख लेते हैं हम शनि। तो शनि उच्च का होगा। अच्छा, शनि सूर्य का उल्टा चलता है, तो सूर्य जिसमें उच्च का होगा उस राशि में शनि नीच का होगा, और सूर्य जिसमें नीच का होगा उस राशि में शनि उच्च का होगा। तो उच्च का ये किस में होता है? लिब्रा यानी तुला में, और नीच का किस में होता है? मेष में। तो जब उच्च का होगा तो ये जस्टिस वाला होगा, मतलब जस्ट होगा, फेयर डिसीजन लेने वाला होगा, कायदे की बात करेगा, बैलेंस बना के चलेगा। हार्ड अर्नड सक्सेस मतलब डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला होगा, पेशेंस होगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा धैर्यवान होगा ये। इसको पता होता है कि ऐसा व्यक्ति जानता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तभी रिजल्ट आएगा। वो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाता, वो हमेशा मेहनत का ही रास्ता चुनेगा। वहीं अगर ये नीच का होता है मेष में तो वो इम्पेशेंट हो जाएगा, धैर्य खो देगा अपना, सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहेगा कि सब कुछ आज ही हो जाए, मैं कुछ काम करूँ तो 2 महीने में सक्सेस मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, शॉर्टकट्स अपनाएगा। वहीं इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि ये इम्पेशेंट हो जाएगा तो साथ में फ्रस्ट्रेशन लेके आएगी। तो कार्मिक स्ट्रगल्स इसको हमेशा घेरे रहेंगी। कार्मिक स्ट्रगल्स क्या होती हैं? वो स्ट्रगल्स जो काम को डिले कराती हैं, तो डिले इसके कामों में लगा रहता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने भी हार्ड वर्किंग लोग आपको मिलेंगे, हार्ड वर्किंग लीडर्स हों या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी हो जो बहुत ही लेट जिनको सक्सेस मिली है, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिली है, तो उन लोगों में सैटर्न अक्सर उच्च का देखा गया है। तो उच्च की डिग्री कितनी होती है? 20 डिग्री तुला में, और नीच की डिग्री होती है वो भी 20 डिग्री होती है मेष में। अब राहु की भी देख लेते हैं। राहु की तो वैसे कोई मेंशन नहीं है कहीं भी ज़्यादातर हमारे स्क्रिप्चर्स में, लेकिन फिर भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इनकी उच्च और नीच राशि को मानते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राहु की उच्च राशि मानी जाती है वृषभ, और नीच राशि मानी जाती है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो वृषभ क्यों मानी जाती है? क्योंकि राहु डिजायर्स का कारक होता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा लालची होता है। तो क्योंकि दूसरा घर वीनस का होता है जो और धन भाव का भी होता है, तो इसलिए ये उच्च का आके यहाँ बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि इसे यहाँ आके चीज़ें मिलती हैं, इसकी इच्छाएं पूरी होती हैं इस घर में, इसलिए इसको प्लेजर मिलता है, इस घर में लग्जरी मिलती है, धन मिलता है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इसलिए वो दूसरी राशि में बैठकर मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी इच्छाओं को बहुत ही इजीली। वहीं स्कॉर्पियो में ये नीच का होता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये जो 8वीं राशि होती है यही 8वां घर होता है, और ये 8वां घर होता है सीक्रेसी का, छुपी हुई चीज़ों का, गहराइयों का,
तो यहाँ राहु की चलती नहीं, क्योंकि यहाँ उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर उसको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और उसका कारकत्व क्या है? चीज़ों को पाना, डिज़ायर्स, इच्छाएं। यहाँ आके वो सब नलीफाई हो जाती हैं, नील हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसको डर, फियर, ऑब्सेशन, कंफ्यूजन वगैरह लगा रहता है। अगला बात कर लेते हैं केतु के बारे में। केतु की उच्च और नीच राशि राहु के ऑपोजिट होती हैं। तो उच्च का ये होता है वृश्चिक राशि में। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि मोक्ष की राशि है, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में 8वां घर होता है। इसलिए ये ऑकल्ट, धर्म, डेप्थ, सीक्रेट चीज़ों का घर है। ये केतु के नेचर से एकदम मैच होता है। केतु का कारकत्व भी यही है, स्पिरिचुअल चीज़ें, इंट्यूशन और फियरलेसनेस यहाँ आके एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए केतु यहाँ पर सहज फील करता है, अच्छा फील करता है, इसलिए ये केतु की उच्च राशि मानी जाती है। वहीं ये नीच का होता है वृषभ राशि में। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि डिजायर्स की होती है, धन की होती है, चीज़ों की होती है, और केतु को वो चाहिए नहीं। केतु जो ग्रह होता है वो चीज़ों को छोड़ने वाला होता है। केतु चीज़ों को त्यागता है, तो उसे कुछ चाहिए नहीं, उसको डिटैचमेंट चाहिए। तो केतु दूसरे भाव में या दूसरी राशि में कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए यह राशि केतु के लिए नीच की राशि मानी जाती है। अब रेमेडीज क्या हो सकती हैं नीच के प्लैनेट्स की? तो मंत्र चांटिंग हो सकती है। जौन सा प्लैनेट आपका वीक है या नीच का है, तो उसके जैसे सूर्य है, उसका आप मंत्र कर सकते हैं, है ना। चंद्रमा है, उसका आप मंत्र कर सकते हैं। आप डोनेशन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। आप जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, जैसे सूर्य का जेमस्टोन होता है रूबी, चंद्रमा का होता है मोती, शनि का नीलम। इसी तरह से सारे ग्रहों के जेमस्टोन्स होते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जेमस्टोन्स आप खुद ना पहनिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप जेमस्टोन्स को धारण करिए, क्योंकि जेमस्टोन अगर गलत पहन लिए आपने तो ये बैकफायर कर सकते हैं और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। बाकी मंत्र चैंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। दान डोनेशंस में भी एज सच कोई दिक्कत नहीं है। फास्टिंग एंड पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फास्टिंग और पूजा भी इनका एक रेमेडी होती है। जैसे मान लीजिए कि राहु की पूजा करा सकते हैं आप, सूर्यदेव की पूजा करा सकते हैं, मंगल देव की पूजा करा सकते हैं। तो इस तरह के रेमेडीज होती हैं जो आप नीच ग्रहों के लिए कर सकते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों में कि अगर उच्च का है तो हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा और नीच का है तो हमेशा बुरे रिजल्ट देगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमें हमेशा पूरा चार्ट चेक करना पड़ता है, तभी जाके हम किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।